ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के लिए 3 - √3 है क्या है? एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या, एक पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए √3 एक अपरमेय संख्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए जो है 3 - √3 भी एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। अब 3 परमेय संख्या है, 3 √3 अपरमेय संख्या, परमेय संख्या में अपरमेय संख्या घटाइएगा फिर भी परमेय संख्या होगा। उसके बाद अगर 3 में घटाइए या जोड़िए वो भी अपरमेय संख्या होगा, घटाइए या जोड़िए अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। आप देखिए 3 + √3, 3 + √3 भी अपरमेय संख्या होगा, 3 - √3 भी होगा, 3 गुना √3 होगा अपरमेय संख्या, 3 भागा √3 होगा अपरमेय संख्या, यानी कि ये सब अपरमेय संख्या कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, ये सब अपरमेय संख्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? ऑप्शन ए 49 √49/64, √49/64, √81/91, √31/51 और डी नंबर ऑप्शन है रूट जो है 49/101, √49/101। देखिए इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या होगा? तो परमेय संख्या होने के लिए जो है p/q के रूप का पालन करना चाहिए। तो 49 जो है बाहर निकलेगा 7/8 हो जाएगा, इसलिए परमेय संख्या, बाकी जो है अपरमेय संख्या, बाकी अपरमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित में π/2 क्या है? π/2 क्या है? एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या, परमेय संख्या अपरमेय संख्या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पाई का मान जो होता है, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान 22/7 होता है। और 22/7 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 22/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में, इसलिए 22/7 परमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछे 22/7 यानी पाई का मान क्या है, पाई का मान 22/7 परमेय है या अपरमेय? पाई का मान परमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान 22/7 जो होता है 22/7 एग्जैक्ट मान नहीं होता, ये अप्रॉक्स मान होता है, इसलिए 22/7 जो है परमेय संख्या और पाई जो है अपरमेय संख्या होता है, पाई जो है अपरमेय संख्या होता है, पाई जो है एक अपरमेय संख्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी पाई इक्वल टू हो गया, एक क्लियर क्वेश्चन हो गया, पाई बराबर अपरमेय संख्या और पाई बराबर अपरमेय संख्या। जैसा कि देखिए ये जो पाई का जहाँ उपयोग होता है, पाई का वैल्यू जहाँ आप रखते हैं, जिसमें जैसे क्षेत्रमिति में रखते हैं, मेंसुरेशन में रखते हैं, पाई का मान 22/7, थोड़ा गौर कीजिएगा, वहाँ जो है जो भी आंसर आता है उसमें लगभग हम लिखते हैं। जैसे जो भी आंसर आता है वहाँ क्या होता है, लगभग लिखते हैं, क्योंकि देखा गया कि पाई का मान जो है 22/7 हम रख देते हैं, लेकिन पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, इसलिए जो है वहाँ जो भी आंसर आता है वहाँ लगभग लिखाया जाता है, वहाँ जो भी आंसर आता है लगभग लिखाया जाता है। जैसे मान लेते हैं क्षेत्रमिति में किसी का मान लेते हैं आंसर आया, जहाँ पाई यूज हुआ आंसर आया 336, तो इसको लिखेंगे हम 336 लगभग। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाया जाए। π/2 ब्लॉक हो गया। निम्नलिखित में कौन, अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है?
ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 11, डी 15। तो देखिए 8, 9, 11, 15। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, या तो 1 हो या स्वयं हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यानी कि 8 का गुणनखंड जो है 2 से ज़्यादा है, इसलिए अभाज्य नहीं कहलाएगा। 11 जो है इसका गुणनखंड सिर्फ 2 है, 1 और 11, इसलिए 11 जो है अभाज्य संख्या कहलाएगा। 11 कौन संख्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। 11 इज राइट आंसर, यानी सी जो है सही आंसर है। अभाज्य संख्या समझ गए? अभाज्य संख्या समझ गए, क्योंकि देखिए 8 जो है 8 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, लेकिन 11 जो है सिर्फ 1 से और 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, इसलिए 11 जो है अभाज्य संख्या है। 11 जो है अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर आगे 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात है। 1440 में 2 का अधिकतम घात है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो है 1440 का गुणनखंड करेंगे। 1440 का क्या करेंगे? गुणनखंड, क्योंकि इसमें पूछा है 2 का अधिकतम घात। 2 का अधिकतम घात पूछा है, इसलिए 1440 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 1440 में गुणनखंड करने पर 2 से लगाया जाएगा। 2 से जब हम लोग लगाते हैं तो 2 से जब लगाते हैं तो 7, 2, 0, फिर 2 से लगाते हैं, 2 3 6, 6 2 12, 2 से लगाते हैं 180, फिर 2 से लगाते हैं 90, 2 से लगाते हैं 45। अब नहीं लगेगा 2 से, अब 2 से नहीं लगेगा। अब देखिए 2 कितना है? 5 गो है। 2 जब 5 गो है तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5। जब 2 पर पावर 5 आ गया, यानी 2 5 गो है, 2 5 गो है। 1440 में 2 5 गो है, इसलिए जो है 2 का अधिकतम घात हो जाएगा 5। अब 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब गुणनखंड किए तो 3 2 आया, इसलिए 3 पर पावर 2 लिख देंगे। 5 1 आया तो 5 1 लिख देंगे। अब 2 का अधिकतम घात जो है कितना आया? 5 आया। क्योंकि 2 पर पावर 5 है, इसलिए 2 का अधिकतम घात 5 आ गया। अगर क्वेश्चन में पूछता कि 3 का अधिकतम घात, तो 3 का अधिकतम घात 3 पर पावर कितना है? 3 पर पावर है 2, आंसर हो जाता 3 पर पावर, यानी कि 3 का अधिकतम घात 2। 5 का अधिकतम घात पूछता 1 हो जाता। अगर क्वेश्चन में पूछता कि 6 का अधिकतम घात कितना, तो 6 का अधिकतम घात देखिए 1440 का गुणनखंड किए, उसमें 2 आया, 3 आया, 5 आया, लेकिन 6 आया है? नहीं आया, इसलिए जो है 6 का अधिकतम घात 0 हो जाएगा। जो गुणनखंड में नहीं है उसका अगर पूछ दे तो वो 0 हो जाएगा। चलिए, अगर 7 का अधिकतम घात पूछ दे, 7 का अधिकतम घात पूछ दे तो 0 हो जाएगा। 7 का भी अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 1440 के गुणनखंड में 7 नहीं है, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हो गया। ये भी क्वेश्चन भी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ होगा। 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ होगा। तो इसमें देखिए क्रमिक का अर्थ होता है लगातार। तो लगातार सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका जोड़ा संभव है, जैसे 2 4 6 8 10, ये सब सम संख्या है। तो क्रमिक मतलब 2 सम संख्या लगातार लीजिए, 2 सम संख्या लगातार लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं कितना, 2 4 ले लीजिए, 4 6 ले लीजिए, 6 8 ले लीजिए, ये सब लगातार सम संख्या है। हाँ, बोल रहा है क्रमिक, तो 2 4 ले लिए, उसके बाद 2 और फिर ले लीजिए लगातार सम संख्या, 2 और लगातार सम संख्या ले लेते हैं 4 6, उसके बाद 6 8 ले लेते हैं, 6 और 8 ले लिए लगातार सम संख्या, और ले लिए 12 और 14 ले लिए लगातार सम संख्या। अब क्या करना? अब देखिए 2 लगातार सम संख्या ले लिए, 2 और 4, 4 और 6, 6 और 8 और 12 और 14 ले लिए। अब ध्यान दीजिए 2 का गुणनखंड अगर करते हैं हम लोग, 2 का गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं तो उसमें 1 और 2 होता है, 1 और 2 होता है।
और 4 का गुणनखंड करते हैं तो उसमें 2 और 2 होता है, 2 और 2 होता है। देखिए 2 का गुणनखंड में 1 2 और 4 का गुणनखंड में 2 2, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों गुणनखंड में तो 2 मिल रहा है, इसलिए HCF बराबर 2। HCF का मतलब ही होता है कि दोनों में कॉमन फैक्टर। अब जैसे 4 का गुणनखंड किए तो 2 2 आया, 6 का गुणनखंड किए 2 3 आया, तो दोनों में कॉमन आया 2 2, इसलिए HCF 2। पुनः जो है 6 का गुणनखंड करते हैं 2 3 आता है, और 8 का गुणनखंड करते हैं 2 4 आता है, 2 4 आता है, तो पुनः जो है दोनों में कॉमन किया गया 2 आ गया, इसलिए HCF जो है 2 होगा। पुनः जो 12 का गुणनखंड करते हैं 2 6 आता है, 14 का गुणनखंड करते हैं 12 का गुणनखंड 2 6 और 14 गुणनखंड 2 7 आता है, तो कॉमन क्या 2, इसलिए 2। जैसा कि हम देखे हैं सभी जो लिए पेयर लगा के लिए 2 2 संख्या लिए सम संख्या, सभी का HCF 2 आया, इसलिए आज से कहेंगे 2 क्रमिक सम संख्या का HCF हमेशा 2 होता है। 2 क्रमिक सम संख्या का HCF हमेशा 2 होता है। 2 क्रमिक सम संख्या का HCF हमेशा 2 होता है। क्रमिक मतलब लगातार, क्रमिक मतलब लगातार। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महोत्सव। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महोत्सव। अब 2 संख्या ले लेते हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं उस संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं जिसका कोई फैक्टर 2 फैक्टर हो, जिसका 2 फैक्टर हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो ले लिए 2 3 5 7 11 13 19 17, ये सब अभाज्य संख्या। अब यहाँ बोल रहा है दो अभाज्य संख्या या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, तो हम ले लेते हैं 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2। अब देखिए 2 अभाज्य संख्या ले लिए, 2 का और 3 ले लिए, 2 ले लिए और 3 ले लिए। अब देखते हैं 2 का गुणनखंड कीजिएगा, 2 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 के गुणनखंड में 1 और 2 आएगा, 2 के गुणनखंड में 1 और 2 आएगा, और 3 के गुणनखंड में 1 3 आएगा। अगर 5 लेते हैं, अगर 5 लेते हैं तो 5 लेते हैं तो 1 और 5 आएगा गुणनखंड में। अब तीनों में देखिए, तीनों के गुणनखंड में कॉमन चीज़ 1 आया, कॉमन चीज़ यानी कि जो तीनों गुणनखंड में हो तो 1 तीनों गुणनखंड में है, इसलिए HCF 1 आ जाएगा, इसलिए HCF 1 आ जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महोत्सव हमेशा 1 आता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महोत्सव हमेशा 1 आता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महोत्सव हमेशा 1 आता है। चलिए अब जो है अब आगे की ओर बढ़ा जाए, जैसा कि एलसीएम का अगर बात करें, इसी में एलसीएम का बात करें तो तीनों के गुना कर देंगे, 2 3 6 6 5 30 एलसीएम आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। ठीक क्यों? अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 2 परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परमेय संख्या के बीच हम ले लेते हैं 2 परमेय संख्या, 1 2 ले लेते हैं। 2 परमेय संख्या क्यों 2 परमेय संख्या इसलिए है कि क्योंकि इसको 2/1 लिख सकते हैं, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 परमेय संख्या और 3 परमेय संख्या। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परमेय संख्या के बीच मान लेते हैं 2 है, जब 2 यहाँ है तो 2.1 यहाँ पर होगा, 2.2 यहाँ पर होगा, 2.3 होगा, 2.4 होगा, 2.5 इस प्रकार जाते जाएगा। फिर जो 2.01 उसके बाद 2.02 2.03 इस ढंग से होगा। इसलिए जो है 2 परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होता है। 2 परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होता है। 2 परमेय संख्या के बीच कितना परमेय संख्या होता है? अनंत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। वृत्ताकार पथ पर, यानी गोल रास्ता है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ता है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा एवं 6 घंटा लगते हैं।
तो 2 घंटा मतलब कि पहला धावक को लगता है 2 घंटा, दूसरा धावक का लगता है 4 घंटा, तीसरा का लगता है 6 घंटा। 3 धावक एक वृत्ताकार रास्ता है उस पर दौड़ रहा है 3 धावक है, एक मान लेते हैं ए है, एक बी है, एक सी है, दौड़ रहा है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है तीनों जो है तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया तीनों एक ही स्थान से दौड़ना शुरू किया, तीनों एक ही स्थान से दौड़ना शुरू किया, तो तीनों दौड़ना शुरू किया। एक जो है 2 घंटा लेता है, एक 4 घंटा लेता है, एक 6 घंटा लेता है। तो पुनः एक साथ कब होगा? क्वेश्चन जिस हिसाब से बोल रहा है कि तीनों एक ही जगह से दौड़ना शुरू किया, तब ये जो है एक जगह से दर्शाइए उसमें कि एक ही जगह से दौड़ रहा है। यहीं पर जो है ए और बी सी तीनों यहीं पर है। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। एक जैसे कि मान लेते हैं ए जो चक्कर लगाएगा 2 घंटा लगेगा, बी चक्कर लगाएगा 4 घंटा लगेगा, सी चक्कर लगेगा 6 घंटा लगेगा। तीनों एक स्थान से दौड़ रहा है, तो पुनः फिर एक साथ कब होगा? तो कुछ नहीं, इसका जो है आँख मूंद के एलसीएम ले लेंगे 2, 4 और 6 का एलसीएम। ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे सिर्फ संख्या को पकड़ लीजिए, जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, इस सब का क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। इस सब का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 का एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा 2, 4, 6 का एलसीएम? तो 2, 4, 6 का एलसीएम आ जाएगा आपको 12 आ जाएगा, यानी कि 12 घंटा के बाद पुनः ए बी सी तीनों धावक एक साथ मिलेगा। 12 घंटा के बाद पुनः तीनों धावक एक बार एक स्थान पर फिर मिलेगा। तो एलसीएम ले लीजिए इसका। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। इसको जब गुना कीजिएगा तो 12 आएगा, गुना कीजिएगा तो 12 आएगा 12 घंटा, यानी 12 घंटा के बाद एक साथ मिलेगा। 12 घंटा के बाद एक साथ मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे। अब बोल रहा है ए और बी सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। यदि मौस्व ए बी बराबर है। देखिए, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है को प्राइम नंबर, इसका इंग्लिश वर्ड होता है को प्राइम नंबर। उस संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं जिस संख्या का मौस्व 1 होता है। उस संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं जिस संख्या का मौस्व यानी HCF 1 होता है, उस संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि AB सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं कब? जब AB का मौस्व जो है 1 आ जाएगा। जब ABC का क्या मौस्व 1 आ जाएगा, उसको सहअभाज्य संख्या हम लोग बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे 1। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। हम लोग बता चुके हैं शांत और शांत बता चुके हैं। शांत तब होता है जब हर का गुणनखंड करते हैं। जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें हर मतलब नीचे वाले के गुणनखंड करते हैं। अगर गुणनखंड में 2 आवे, सिर्फ 2 आवे, या 5 आवे, या 2, 5 दोनों आवे, तो उसको जो है शांत प्रसार कहते हैं, अब हम लोग जो है गौर ये करते हैं कि जैसे देखिए 19/21 लिखा हुआ है। 19/21 के गुणनखंड में 2, 5 नहीं आ सकता, इसलिए ये अशांत हो गया। अशांत प्रसार हमको तो टेमना है शांत प्रसार कौन हो जाएगा? 15/1600 1600 का गुणनखंड कीजिएगा, सिर्फ जो है आपको 2 आएगा, इसलिए शांत 15/1600 है। 8/75 नहीं है, क्योंकि 75 का गुणनखंड कीजिएगा तो 25 गुना 3 आएगा। 3 नहीं आना चाहिए शांत के लिए गुणनखंड में, 3 नहीं आना चाहिए, इसलिए जो है 15/16
15/1600 राइट आंसर, 15/1600 राइट आंसर। ओके, अब जो है ये भी कैंसिल, ये सही आंसर हो गया, ये सही आंसर हो गया। संत और संत बता चुके हैं पहले क्लास में वास्तविक संख्या में। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो चारों ऑप्शन लिखते हैं पहले, √5x² -3√2x +4 ऑप्शन बी बोल रहा है 1/4 x³ -3x² +1/√3x +2। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है x + 1/x। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 3x² - 4x +√5। देखिए, जैसा कि हम लोग बता चुके हैं बहुपद में, बहुपद वही होगा जो जिसमें वेरिएबल यानी कि चर x y नीचे में ना हो, यानी हर में ना हो, यानी x + 1/x। जैसा कि देखने के लिए ऑप्शन सी में देख रहे हैं, x + 1/x जो है, x जो है हर में है यानी नीचे है, इसलिए जो है ये बहुपद नहीं होगा। याद रखिएगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, यदि बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा × बीटा। जैसा कि हम लोग जानते हैं x² 2x + 5 x² - 2x + 5, इसका क्वेश्चन में दिया हुआ दो मूल होता है अल्फ़ा बीटा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा × बीटा बता चुके हैं, c/a होता है, और c जो है दिए गए बहुपद में जो है आपको 5 दिया हुआ है।